नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन विथ बेसिस के बारे में हम देखेंगे कि अगर मेटल या फिर नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है। तो दे रखा है व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पॉप साउंड क्या था बच्चों, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, पॉप साउंड दैट इज हाइड्रोजन है। जब आप मैस्टिक को लेके जाओगे टेस्ट ट्यूब के पास तो आपको क्या सुनाई आएगा, पॉप साउंड दैट इज हाइड्रोजन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग अ 3 to 4 pellet इन इट इन अ 5 ml ऑफ वाटर। क्या आपको प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में। उसमें क्या ऐड करना है, 3 to 4 pellet दैट इज 5 ml ऑफ वाटर आपको ऐड करना है। नेक्स्ट, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। और आपको क्या बोल रहा है उसमें क्या ऐड करने के लिए, एल्यूमिनियम फॉयल। नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आना है और कह रहा है ऑब्जर्व केयरफुली। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, और वो पूछ रहा है दैट पॉप साउंड आएगा, तो वो ये पॉप साउंड क्या है, दैट इज हाइड्रोजन। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, जब आपने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या मिला था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन शो कर रहा था पॉप साउंड। Metals react with a sodium hydroxide that is NaOH to produce a hydrogen gas। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि कोई मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है, इट मीन्स NaOH अब एग्जाम्पल दे रखा है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। आप कैसे पता करोगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, आप अगर मैच स्टिक को लेके जाओगे, बर्निंग मैच स्टिक, तो वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो देख रहे हो कितनी जगह क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है, अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स। और कह रहा है कि अगर रिएक्शन आप करा रहे हो नॉन मेटल का बेस के साथ तो ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। इट मीन्स व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कहाँ पे, इन इट्स कंपाउंड। तो समझ में आ गया, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे, हम इसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 4.8 कह रहे टेक 500 ml बीकर एंड लेवल देम ABCDE। 5 आप ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, कितना, 100 ml बीकर। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, और हर बीकर में कितना लेना है, 50 ml आपको वाटर लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर और टी फुल स्पून ऑफ ईच सब्सटेंसेस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। ये देखिए 4.6a में आपको बता रहा है, बीकर ए में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल लेना है, बी में कॉपर सल्फेट आयरन नेल, सी में लेना है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और डी में क्या है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। देन अगेन ई में क्या लेना है, जिंक सल्फेट एंड आयरन। तो ये तो पता लग गया कि आपको बीकर में क्या क्या कलेक्ट करना है। उसके बाद कह रहा है कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। आप बीकर को क्या करना है, अनडिस्टर्ब रखिए कुछ देर के लिए। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और आप अपने नोटबुक में मेंशन करिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये तो क्लियर है कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन किसको डिस्प्लेस करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो कह रहा है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। आप बीकर में क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे। यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस द अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। तो हमें ये पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है एक्वस सोल्यूशन में, अगर वो क्या है, मोर रिएक्टिव हो तो। सो कह रहे हैं इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस अ कॉपर। ए में क्या हो रहा है, जिंक किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट दैट इज USO4। दैट्स वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपेयर। इसलिए क्या हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपेयर हो रहा है। एंड पाउडरी रेड मास ऑफ द कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और क्या हो रहा है बच्चों, बीकर के बॉटम में क्या कलेक्ट हो रहा है हमें, दैट इज कॉपर, जो कि रेड इन कलर है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अब आप ये रिएक्शन को कैसे बता सकते हो, दिस इज कॉपर सल्फेट जो ब्लू इन कलर है CuSO4,
reacts with zinc, that is Zn, give rise to ZnSO4, that is zinc sulfate. ये क्या हो गया, रिएक्शन कलरलेस हो गया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर था ये क्या हो गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया. दैट इज़ कॉपर अलग हो गया और कॉपर का कलर क्या है, रेड. तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर कलर पूछ सकता है आपको कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू. और कह रहा है कि जिंक सल्फेट का कलर क्या होगा, तो कलरलेस, एंड द कलर ऑफ कॉपर दैट इज़ रेड. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको सिर्फ इक्वेशन दे सकता है कि कॉपर सल्फेट है, अगर जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा वो, दैट इज़ जिंक सल्फेट एंड कॉपर. सो दिस इज़ ऑल्सो क्लियर. अब कह रहा है कि जितने भी चीज़ें हैं जैसे बी सी डी ई के बारे में भी आपको मेंशन करना है. तो ये यहाँ पे दे रखा है. देयर कुड हैव बीन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी. बीकर सी में क्या बोल रहा है कि देयर कुड बी अ डिस्प्लेसमेंट, किसका, जिंक का. कैसे, बाय कॉपर इन अ बीकर सी एंड बाय द आयरन इन बीकर ए. तो ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्प्लेस क्यों कर रहे हैं. कह रहे सिमिलरली द आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी. Since we do not see any changes in beaker C, we can infer that a copper is not able to replace zinc from a zinc sulfate. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमें ये पता है जो जिंक है ये क्या है बच्चों, मोर रिएक्टिव है. ठीक है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है. तो पूछ रहा है बट वाई, तो आप क्या बताओगे, जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है. नेक्स्ट इज व्हेन जिंक कैन रिप्लेस द कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर कैन रिप्लेस अ जिंक. तो मैं आपको बता देती हूँ ऑर्डर क्या है. जो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है दैट इज़ जिंक, उसके बाद आपका आता है Fe दैट इज़ आयरन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है दैट इज़ कॉपर. तो इसलिए क्या होता है कि जिंक है वो Fe और कॉपर दोनों को रिप्लेस कर सकता है, फाइन. लेकिन कॉपर क्या है, जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी. क्लियर है बच्चों. बाकी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्टिविटी आप बता रहे हो, जैसे आप पूछोगे कि आपको कैसे पता लग रहा है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, तो लास्ट या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखा दूंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है. उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो रिएक्टिव है वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. It follows a definite rule based on a fact, and the rule here is that a zinc is more reactive than a copper. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, zinc क्या हो गया, more reactive है किससे, than a copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal. हमेशा क्या होता है, जो more reactive metal है वही तो less reactive metal को क्या करेगा, replace करेगा. But a less reactive वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस या रिप्लेस नहीं कर पाएगा. इट मीन्स आप सोचो कि कभी कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी. तो अब आपको समझ में आ रहा है डी और ई में क्यों हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Can you guess the sequence of the metal from the reactivity to the less reactivity among zinc, iron and copper? तो जिंक, आयरन एंड कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गया बच्चों, जिंक हो गया. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, सबसे ज़्यादा फर्स्ट है आपका जिंक, दैट इज़ मोर रिएक्टिव. उसके बाद आता है आपका आयरन, एंड लीस्ट रिएक्टिव इज़ कॉपर. तो मैंने तो आपको भी इन तीनों के बारे में बताया है, बट अगर आपको और भी एलिमेंट्स के बारे में देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ देखिए, ये जो नीचे दिस इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव, और ये आपको दिख रहा है दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव. तो आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जिंक हम जिनको लेके चल रहे हैं, दिस वन इज़ जिंक, दिस वन इज़ आयरन एंड हियर इज़ कॉपर. तो हमने तो सिर्फ इन तीनों के बारे में देखा है, पर आप सीरीज़ में देखो तो सबसे ज़्यादा क्या है रिएक्टिव, जिंक हो गया बच्चों, उसके बाद आयरन है एंड लीस्ट इज़ कॉपर. सो क्लियर है. इट मीन्स कि जो कॉपर है वो जिंक को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता या फिर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता. इसलिए हमने ये एक्टिविटी देखा तो समझ में आ रहा है कि कॉपर क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा है जिंक और आयरन को. और हमने ये भी पता लग गया जो जिंक है ये कॉपर को क्यों रिप्लेस कर रहा है, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर. क्लियर है बच्चों. दोबारा चलते हैं हम उसी पेज पे. नेक्स्ट इज़ 4.3, दैट इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या है. यू शुड बी एबल टू गेस वाई द मेटल्स आर यूज
टू मेकिंग द मशीनरी। जो जितने भी मेटल्स है वो मशीनरी या फिर ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स या फिर कुकिंग यूटेंशियल या फिर वाटर बॉयलर एक्सेट्रा में क्यों बनाने में हेल्प करते हैं। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स। हमें नॉन मेटल्स के भी बारे में पता है। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वन। अब इनके यूजेस बता रहे हैं। फर्स्ट क्या है, नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो क्या हो रहा है, नॉन मेटल क्या हो गया, एक इसेंशियल क्या हो गया हमारे लाइफ के लिए, जो हम क्या करते हैं, इनहेल कर रहे हैं कब, ब्रीदिंग के टाइम पे। सेकेंड, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, किस चीज़ के लिए, टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। थर्ड इज़ नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। देख रहे हो नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटल यूज इन अ पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। तो अगर आपको पूछते हैं यूजेस, अगर पूछते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या है, तो मेटल्स का तो हमें पता है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन में, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स या फिर कुकिंग यूटेंशियल एंड वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। बट अगर वो पूछते हैं नॉन मेटल्स के लिए तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। और आप भी बता सकते हैं कि मेटल्स के यूजेस क्या है और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या है। नेक्स्ट इज बच्चों, पहेली क्या कह रही है, आई हर्ड दैट अ मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट, इन वॉट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन दैम। तो प्लांट में मैग्नीशियम कैसे प्रेजेंट है। और नेक्स्ट कह रहा है बूझो, द डॉक्टर रिपोर्टेड द आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी। डॉक्टर ने कहा कि बूझो को बोला कि तुम्हें क्या आयरन की कमी है, बट बूझो कह रहा है कि आयरन मेरे बॉडी में है कहाँ पे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताती हूँ। मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट है प्लांट में। मैग्नीशियम इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट क्या है बच्चों, मैग्नीशियम है। एंड इज़ फाउंड इन द आयोनिक फॉर्म, और ये कैसे प्रेजेंट है, आयोनिक फॉर्म, इस फॉर्म में मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन अ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर आपसे पूछता है कि प्लांट में किस फॉर्म में, डैट इज़ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या है, वो सेंट्रल एलिमेंट एक्ट करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में। सो बच्चों पहली का आंसर मिल गया। अब बूझो का आंसर हम देखते हैं। तो बूझो को क्या डाउट है कि जो आयरन है हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। अबाउट 70% ऑफ द बॉडीज आयरन इज़ फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कॉल्ड अ हीमोग्लोबिन। तो क्या कह रहा है कि कहाँ प्रेजेंट है आयरन, डैट इज़ इन हीमोग्लोबिन एंड इन द मसल सेल कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो दोनों जगह प्रेजेंट हो गया, हीमोग्लोबिन में और मसल सेल जिसको क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन योर बॉडी फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। और हीमोग्लोबिन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, डैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ ऑक्सीजन में। तो ये भी क्लियर हो गया। सो बच्चों चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिए क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। सो बच्चों चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करिए।